सभी अधिकारियों कर्मचारियों का पुनः स्वागत है। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे खंड 2 पत्राचार और मसौदा हमारा लेखन होता है उसके बारे में। पत्राचार के अंदर हमें अनेक तरह के जो है पत्र जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके बारे में हमें समझाया गया है कि हमारे जो कार्यालय जो हम कार्यालय में प्रयोग करते हैं वो जो लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और उन पत्रों को हम कैसे लिखते हैं, किस टाइप से जो है उन्हें फॉरवर्ड किया जाता है, तो सभी तरह की जानकारी हमें यहाँ देखने को मिलेगी। मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। वो ऐसे किया है कि अभी यहाँ पे जो हम पत्र देखेंगे तो इसमें है ना लेसन की तो अलग बात होती है, लेकिन पत्र जो है हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे अच्छी तरह से। ये आ गया है तो मैं इसको जो है इस टाइप से जो है थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि अच्छी तरह से दिख जाए। और यहाँ से मैंने कैमरा को जो है ऑफ़ कर दिया है, यानी कैमरा जो है वो विजिबल नहीं है, इसलिए जो है डायरेक्ट जो हम अभी इस कक्षा को जो है शुरू करते हैं। हमने देखा कि पत्राचार और मसौदा लेखन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ऑन तो है ना, कभी ऐसे ही बोलती रहूँ। हाँ, तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा पार्ट 7 आ रहा है। इससे पहले हमने जो 6 पार्ट पढ़े हैं उसके बारे में, जो हमारी सरकारी पूरी गतिविधियां क्या होती है सबके बारे में जाना है। प्रशासन कैसे चलता है, प्रशासन में किस तरह की जो हमारी नियुक्ति होती है, फिर कौन सी अनुशासनिक कार्यवाही होती हैं, कौन से हमें बेनिफिट्स होते हैं, चिकित्सा लाभ कौन से होते हैं, हर तरह की छुट्टियाँ कौन सी होती हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने उस कक्षा को मिस किया है तो प्लीज़ पीछे जाके उन वीडियोज़ को देख ले, जहाँ पर आपको पूरा डिटेल से सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ जो है पार्ट 7 के अंदर हम पढ़ रहे हैं पत्र के बारे में। तो देखिए, कार्यालयीन पत्राचार एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है, यानी ऑफिशियल यानी फॉर्मल जो होता है ना, उस तरह का ये पत्र होता है। इनफॉर्मल नहीं होते हैं, तो बड़ी बारीकी से ध्यान से हमें इनका प्रयोग करना होता है। कार्यालयीन पत्राचार एक प्रकार से ऑफिशियल फॉर्मल औपचारिक पत्राचार है, जिसका प्रयोग मंत्रालयों में, विभागों, कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने और सरकार की नीतियों निर्णयों की जानकारी देने, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने आदि के लिए किया जाता है। समझ आ गया कि जो है हम इसे जो है इन पत्रों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मंत्रालय में सरकार की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए, लोगों की जानकारी को लेने के लिए, और सरकारी ऑफिशियल कामों तक जो है इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि ये पत्र जो होते हैं, अब इतने सारे काम होते हैं, कभी जनता के बीच जो है सूचना देनी है, कभी कर्मचारियों के बीच, अधिकारियों के बीच में, मंत्रालयों के बीच में, तो ये एक तरह का जो है पत्र नहीं होता है। यहाँ इसके विभिन्न प्रकार के जो है प्रारूप एवं इनके रूप देखने को हमें मिलेंगे। सबसे पहले होता है सरकारी पत्र। क्या होता है? और समरण पत्र, जिसे पावती या आंतरिक पत्र, तो ये जो चीज़ें होती हैं। और उसके बाद पृष्ठांकन क्या होता है, और उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या है, और आदेश, अधिसूचना, संकल्प, अंतर्विभागीय टिप्पणी, परिपत्र और प्रेस विज्ञप्ति और टिप्पणी, इन सबको हम एक एक को अभी गौर से देखेंगे। उससे पहले कुछ और भी लिखा है, विज्ञापन, निविदा भी होती हैं। सरकारी पत्राचार में मसौदा लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है। मसौदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है, जैसे आवती को निपटाने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है। आवती हमने पीछे पढ़ा है ना, जो एक प्रकार का हम उसे रिसिप्ट या फिर एक प्रकार का हम उसे पत्र ही मानते हैं, और उसको अलग अलग फाइलों पर वो जो है वो जाती है। ये सब हमने पीछे की कक्षा में देखा है। तो क्या करें, मसौदा लेखन से पूर्व हमें क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आवती को निपटाने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है, जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण, संगत नियमों का उल्लेख, प्रावधान और प्रस्तावित निर्णय पर सुझाव दिया जाता है, और इसी के अनुसार जो है सक्षम अधिकारी के समक्ष मसौदा अनुमोदनार्थ जो है प्रस्तुत किया जाता है। पैराग्राफ 2 देखिए, ऐसे मामलों के संबंध में
ऐसे मामलों के संबंध में जिसमें बार बार जो है कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती हैं, आवश्यक होती हैं और मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं, उन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वच्छ प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत कर दी जाती है ना। स्वच्छ प्रति जो है ऐसे करें कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें जो है बोला जाता है कि बार बार इसमें कार्रवाई की जो है जानी आवश्यक है, तो फिर अगर हम इसमें मसौदा लिखेंगे या फिर हम टिप्पणी तैयार करेंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। इसलिए क्या होगा, ऐसे मामलों को जो हमारा सक्षम अधिकारी है उसके पास जो है डायरेक्ट ले जाया जाता है और वहाँ पे फिर इसको देखा जाता है। मसौदा तैयार करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वो इस प्रकार है, गौर से देखिए। भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में तार्किकता और क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी बात जो हम कह रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें ये है कि जो बात हमें कहनी है ना उसी तरह से उनका पॉइंट वाइज होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पॉइंट आगे होगा एक पीछे होगा तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नंबर 2 के अंदर जो है मसौदा लिखते समय भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन किया जाना चाहिए। सरकार के कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको जो है फॉलो करना काफ़ी आवश्यक होता है। नंबर 3 में हम जाते हैं तो देखते हैं कि लंबे एवं जटिल मामलों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी जो अभी काम हम करते हैं हमारे ऑफिशियल वर्क के अंदर वो जो है शॉर्ट और स्टिक होना चाहिए, ताकि जो है अधिकारी के पास जाती है फाइलें जाती है तो उसका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और वो जल्दी से समझ जाए। मसौदे में प्रेषिती यानी पाने वाले के संगत संदर्भों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदे में जहाँ जहाँ आवश्यक जो है संदर्भ देने की जो है आवश्यकता हो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी जैसे हम भेज रहे हैं जो जिसे ये जो है मसौदा लेखन या मसौदा जो है जिसे प्राप्त होगा तो उसका जो संदर्भ जो होता है ना, किस संदर्भ में उसे ये भेजा जा रहा है उसका उल्लेख होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना तो उसका कोई जो है मतलब ही नहीं रहेगा। नंबर 5 देखिए, मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यकतानुसार उसमें आवश्यक संशोधन कर सकें। तो इसमें ना हाशिया भी छोड़ा जाना चाहिए, वो आगे हम देखेंगे। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मसौदे के अनुमोदन के उपरांत उसकी स्वच्छ प्रति तैयार कराई जाती है। स्वच्छ यानी उसकी बिल्कुल क्लीन प्रति, उसमें मतलब काट छांट या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ऐसे। और तत्पश्चात सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ जो है प्रस्तुत कर दी जाती हैं। इसके पश्चात इसे प्रेषिती को जारी कर दिया जाता है और इसकी कार्यालय प्रति संबंधित मिशिल यानी फाइल में लगा दी जाती है। अब देखो, अधिकारी के पास तो कोई मामला तभी आएगा ना जब ऊपर से किसी ने ऑर्डर दिया या कोई इसे इस सूचना को प्राप्त करना चाहता है। तो ये मसौदा लेखन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब सक्षम अधिकारी और सभी ने मिलकर उस समस्या को सुलझा दिया और उसकी सूचना दे दी हो, और फिर जो है इसकी एक कॉपी जो है उस कार्यालय में जो सूचना दे रहा है उस कार्यालय में फाइल में भी रख दी जाती है। कुछ शब्दावली होती हैं जो हम देखते हैं। कार्यालयीन यानी ऑफिशियल होता है। कॉरस्पोंडेंस पत्राचार हिंदी से पढ़ते हैं क्योंकि हमें तो हिंदी सीखनी है ना। औपचारिक फॉर्मल, प्रयोजन पर्पज होता है। इसे पर्पज भी बोल सकते हैं जैसे नॉर्मल बोले, लेकिन पर्पज जो होता है ऐसे जो है जैसे ब्रिटिश हम बोल सकते हैं उस तरह से वो लोग इसे बोलते हैं। थोड़ा सा मैंने हीटर ऑन किया है, थोड़ी सी साउंड जो है उसकी आएगी और बहुत सर्दी हो रही है, सॉरी। फिर देखिए पर्पज होता है, प्रयोजन होता है हमारा, है ना। फिर उसके बाद विविध रूप होते हैं, समरण पत्र होता है, पावती होती है, अंतरिम जो है उत्तर होता है, स्पष्टांकन होता है, कार्यालय ज्ञापन होता है, कार्यालय आदेश होता है, अधिसूचना, संकल्प, अंतरिभाग, ये सारी जो इंग्लिश है हमें तो हिंदी में इसको जो है गौर से ध्यान से याद करना। इंग्लिश इसलिए दिया है कि आपको भी इसमें समझ आ जाए। बाकी ऑफिस मेमोरेंडम, नोटिस, ऑर्डर, ये सब सबको पता है, सबने देखा हुआ है। तो ये कुछ शब्दावली है, आप देख लेना। और स्पष्टांकन, अर्ध सरकारी, एडवर्टाइजमेंट, टेंडर, ये सब आवती। और क्लेवर जो होता है ना वो मेन बॉडी होती है ना पत्र की, उसे बोलते हैं। और भी है क्या, कितनी शब्दावली दे रखी हैं। चलो यहाँ से ख़त्म हो रही है।
और तार जो होता था ना, वो पुराने जो है ज़माने या टाइम में हम इसे टेलीग्राम बोलते थे। आज जो है उसका स्थान जो है ईमेल ने ले लिया है। यानी टेलीग्राम का मतलब ये होता था कि जल्द से जल्द सूचना पहुंचाना, तो आज तो ईमेल के माध्यम से हम एक सेकंड में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में सूचना पहुंचा देते हैं ना। उसके बाद फैक्स होता है, और ढांचा, फॉर्मल, मसौदा लेखन यानी ड्राफ्टिंग। अब मैं मसौदा बोल रही थी, शायद आपको जो है कई कंफ्यूज होंगे मसौदा क्या होता है, लेकिन मुझे लगा कि सबको पता ही है। ये ड्राफ्टिंग होता है, यहाँ देख लीजिए। अनुदेश होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, और ये जो है फिर देख लीजिए परिस्थिति और अनुच्छेद। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ को अनुच्छेद बोला है, जबकि अगर कोर्ट की लैंग्वेज में हम अगर अनुच्छेद को देखो तो आर्टिकल होता है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ हमारी कार्यालयीन भाषा सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोर्ट वाली भाषा का प्रयोग नहीं है, और मार्जिन, हाशिया वगैरह सब पता ही है। अब हम देखते हैं हमारी काम की सरकारी पत्र क्या होता है। सबसे पहले हम पत्र स्टार्ट कर रहे हैं सरकारी पत्र से। अब इसका उद्देश्य क्या होता है और इसका पर्पज क्या होता है और किसके लिए होता है। पर्पज यानी प्रयोजन। तो देखिए इस पाठ में उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले हम सरकारी पत्र का प्रयोजन प्रारूप विभिन्न स्थितियों में प्रयोग के साथ साथ विभिन्न वाक्य ढांचे, अभिव्यक्ति, शब्दावली का अभ्यास करेंगे। इससे हम सामान्य पत्रों के अलावा 3 विशेष पत्रों का भी अध्ययन करेंगे। सूचनाओं का, अब इसका पर्पज क्या होगा। सूचनाओं का आदान प्रदान यानी सूचना देने या लेने के लिए हम सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं, है ना। और किसके लिए हम सूचना देने लेने के लिए। कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कार्यालय से बाहर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ याद रखना कि मंत्रालयों में जो है, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में जो है कोई सूचना का आदान प्रदान करने के लिए हम सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए किन मामलों में हम सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। अब ये चीज़ें सब जो चीज़ें हैं ये आपको समझाने के लिए दी हुई है, बाकी एग्जाम में ये नहीं आएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, बल्कि सरकारी पत्र आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा उसमें आपको लिखना होगा। और इसलिए हम नीचे देखेंगे इसका ढांचा क्या है, कैसे लिखा जाता है। लेकिन आपको इसका उद्देश्य पता होना चाहिए, इसका पर्पज पता होना चाहिए, प्रयोजन, और किस किस के लिए लिखा जाता है, तभी तो आप जो है इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। अब देखिए किन किन मामलों में सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति से सूचना लेने देने के लिए, 1 नंबर देखिए, है ना। और 2 नंबर देखिए किसी व्यक्ति से सूचना लेने देने के लिए। 2 नंबर देखिए विदेशी सरकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचना लेने देने के लिए। मंत्रालयों में तो प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन विदेशी जो सरकार जो होती है ना, और हमारे संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ संघ से जो है सूचना लेने देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है नंबर 3 देखिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों से सूचना लेने देने के लिए, है ना। राज्य सरकारों में अगर हमें कोई सूचना लेनी है या देनी है तो वहाँ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और हमारे संवैधानिक निकाय जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कुछ हमारी संविधिक निकाय होते हैं, उनमें भी सूचना लेने और देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबॉर्डिनेट ऑफिसेज जो होते हैं, नंबर 5 देखिए अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से सूचना लेने देने के लिए। नंबर 6 देखिए उपक्रमों और उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और निगमों, और स्वायत्तशाही, हमारी स्वायत्तशाही जो निकायों के लिए, और निगमित कंपनियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विभिन्न प्रकार के संगठनों, संघों आदि से सूचना लेने देने के लिए, है ना। तो नोट देखिए, नोट के अंदर जो है जो बात मैंने बताई थी वो नोट में इन्होंने दी है कि मंत्रालय या विभाग जो है परस्पर सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कभी भी पत्र का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनके स्थान पर वे क्या करते हैं, कार्यालय ज्ञापन या अंतर विभागीय टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से कोई सूचना का आदान प्रदान करता है या विभाग जो है, तो वो जो है पत्र का प्रयोग नहीं तो क्या करेंगे,
कार्यालय ज्ञापन और अंतर्विभागीय टिप्पणी। अब कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, आप कहेंगे ये क्या है, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। प्रारूप आगे के नमूने में देखेंगे, यानी कैसे लिखा जाता है, भाषा कैसी होनी चाहिए। सरकारी पत्र की भाषा में सभी कार्यालयीन विशेषताएं होती हैं, अर्थात इसकी भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें उत्तम पुरुष में का प्रयोग कदापि नहीं होता। इसमें प्रथम पुरुष एकवचन का प्रयोग अप्रत्यक्ष होता है। केवल, यहाँ देखिए, केवल आई हैव बीन डायरेक्टेड आदि संदर्भों में मुझे का प्रयोग होता है। यानी इसमें जो है इनफॉर्मल वे से हम ये नहीं कह सकते मे का प्रयोग इसमें कदापि नहीं होता है। ठीक है, अगर हम आई हैव बीन जो है डायरेक्टेड भी पढ़ेंगे तो इसमें हम मैं नहीं बोलेंगे, मुझे बोलेंगे। आगे देखिए, सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्त विचारों, निर्णयों आदि की सूचना देते हैं, इसलिए इसमें व्यक्त विचार या भाव सरकार के होते हैं, न कि किसी अधिकारी विशेष के। अब ये पर्सनल तो है नहीं, सरकार का काम है, सरकार की सूचना देनी है, सरकारी अधिकारी को सूचना देनी है, तो इसमें क्या है, सरकारी ही विचार और भाव होते हैं। ठीक है, और अब देखिए कैसे लिखा जाता है पत्र का प्रारूप। सबसे पहले हैं इसमें पत्र संख्या आती है, ये संख्या है, ये जो लिखा है ये संख्या है, इसे हम पत्र संख्या बोलते हैं। सबसे पहले पत्र संख्या लिखी जाएगी और फिर भारत सरकार है ना, उसके बाद मंत्रालय का नाम लिखा जाएगा, विभाग का नाम लिखा जाएगा और कार्यालय कौन सा है उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे दाईं साइड में और दिनांक हमारी क्या है वो लिखेंगे। बाएं साइड में हम लिखेंगे सेवा में, सेवा में जो भी है वो डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम नीचे आएंगे और हमारा सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, किस बारे में ये पत्र है ये लिखेंगे। ठीक है, फिर हम संबोधन करेंगे, महोदय, महोदया, प्रिय महोदय आदि जो भी होता है। फिर जो क्लेवर होता है, क्लेवर यानी बॉडी, हम पत्र में क्या सूचना दे रहे हैं या क्या सूचना मांग रहे हैं जो होता है वो क्लेवर कहते हैं। मेन बॉडी 2-4 लाइन की जो होती है उसमें वो लिखा जाता है। फिर जो है दाएं साइड में भवदीय और भवदिया लिखेंगे और हमारे जो है हस्ताक्षर और हमारा डेजिग्नेशन, हमारा पदनाम क्या है वो लिखेंगे। प्रारूप के मुख्य बिंदु देखिए, अब ये समझा भी रहा है। इसमें संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम आदि क्रम से हाशिया छोड़कर पृष्ठ के मध्य में ऊपर लिखते हैं। अब ये जो है ना ऊपर जो प्रोफोमा दिया है इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझाया भी है कि बीच में लिखेंगे ये चीज़ें और ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तत्पश्चात दाईं तरफ पता व दिनांक लिखेंगे, जो मैं बता रही थी वो यहाँ पे भी बता रखा है। कार्यालयों में भेजे जाने वाले पत्र में अधिकारी का पदनाम तथा निजी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रों को नाम से भेजा। अब ये जो देखो कार्यालयों में भेजा जाना है तो इसमें अधिकारी का पदनाम लिखना है ना। उसके बाद जो है 3 नंबर देखिए, विषय में संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का, ये जो सेकंड नंबर में ये लिखा है अधिकारी का पदनाम, तो ये यहाँ है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना, सेवा में के बाद जो है ना हम जो भी लिखेंगे, सेवा में निदेशक है या सचिव है, तो उस टाइप से जो है ना यहाँ पे लिखेंगे। तीन नंबर देखो, विषय में संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख, यानी हम विषय जो है ना फिर संबोधन के बाद विषय लिखते हैं तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट रूप में हम विषय लिखेंगे, यानी किस विषय के बारे में हमारा पत्र है। फिर संबोधन में
व्यक्तियों के लिए महोदय महोदया का प्रयोग किया जाता है, और जो है संस्थाओं या संगठनों व्यक्तियों के लिए प्रिय महोदय या प्रिय महोदया का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर देखिए, पत्र का मुख्य भाग अर्थात क्लेवर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें विषय से संबंधित विचारों को, अब जो विषय लिखा था ना हमें, जैसे बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिलवाने के लिए, तो इस टाइप से हम नीचे फिर उसी बाढ़ वाले विषय को लेके ही कोई जो ना हमारी मेन बॉडी होगी उसमें हम लिखेंगे। या छुट्टी से संबंधित कोई किसी तरह का कोई विचार है तो वो उसी से संबंधित फिर हम उसकी मेन भाग में लिखेंगे 2-4 लाइनें। विषय से नहीं भटकना है, जो विषय में बताया उसी के बारे में नीचे जो है हमें डिस्कस करना है। स्वनिर्देश या अधोलेख में सामान्यतः भवदीय भवदीया का प्रयोग लिंग के अनुसार किया जाता है। लिंग यानी अगर कोई हमारा ऑफिसर है, महिला है, तो हम नीचे महोदया भवदीय लिखा नहीं सॉरी, अगर हम लिखने वाले, अगर जो लिख रहा है ना वो अगर फीमेल है तो भवदीय लिखेगी, सबको ही पता ही है। अगर मेल है तो वो भवदीय लिखेगा नीचे। और इसी तरह से जो है अगर हम फीमेल ऑफिसर को लिख रहे हैं तो महोदया, ये या बन जाता है फीमेल के लिए। ये यहाँ से जो है ग्रीन कलर से हट गया है, वापस दिखाती हूँ आपको, या बन जाता है। और अगर मेल है तो ये महोदय रहेगा, ये जो लिखा है ऊपर। 7 नंबर देखिए, निजी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र के मुख्य भाग के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है। अब धन्यवाद लिखते हैं ना, थैंक यू, तो हम निजी व्यक्ति को अगर भेज रहे हैं, पर्सनल दोस्त को, फैमिली मेम्बर को, तो वहाँ पे हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और नमूना देखिए, अब हमें एक पत्र का नमूना यानी एक पत्र लिखकर बताया इन्होंने कि ऐसे लिखा जाता है। बहुत ही अच्छी बात है, देखो कितना डिटेल से बता रहे हैं हमें। पत्र संख्या ये हैं, ये कोई वैसे कोई ये कोई पत्र नहीं है, ये समझाने के लिए हमें बताया है। ये वो नहीं है जैसे किसी कार्यालय को भेजा जाना है, क्योंकि सूचना तो दी बुक में नहीं दी जाती ना कि ये ओरिजिनल पत्र है। उसके बाद ये भारत सरकार हमने डिस्कस किया था वो लिखा है। और उसके बाद जो है सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान कार्मिक विभाग का है ये। अगर कोई मंत्रालय होता ना इसका, ये कौन सा, तो ये कार्मिक विभाग का है। और इसलिए ये जो है लिख के फिर ब्रैकेट में इन्होंने ये लिखा है। अब एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि इसमें कभी कोमा नहीं आएगा, जैसे ना पत्र संख्या के बाद कोमा लगाना, भारत सरकार के बाद कोमा लगाना नहीं, और ना ही इसमें फुल स्टॉप है। और दाएं साइड में देखिए इन्होंने क्या है, एड्रेस लिखा है, प्रशासनिक भवन, प्रशासनिक ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और पुराना परिसर, ओल्ड कैंपस को पुराना परिसर कहते हैं, नई दिल्ली, और फिर ये दूरभाष नंबर और दिनांक। ठीक है, एड्रेस के बाद जो है सेवा में, ये देखो सेवा में लिख दिया, और सभी केंद्रीय मंत्रालय विभाग, विभागाध्यक्ष, सभी संबंध अधीनस्थ कार्यालय। अब ये 2 लोगों को जो है ये भेज रहा है, तो ये यहाँ पे सेवा में किसी एक को नहीं है, तो ये यहाँ पे सभी मंत्रालय लिख दिया, केंद्रीय मंत्रालय जो भी हैं। ठीक है, विषय किसके बारे में देखते हैं, केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों, केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर है ना। और ये देखो ऊपर जो हमारा ये लिखा है ना सचिवालय, भारत सरकार के नीचे सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, इसका शॉर्ट में उन्होंने लिखा है पर ऐसे देखो नीचे देखो, ये शॉर्ट में इन्होंने लिखा है अधिनियम पर जो है सचिवालय प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली में दिनांक इतनी को एवं इतनी को जुलाई 2008 को आयोजित की जाने वाली 2 दिवसीय कार्यशाला, कोई कार्यशाला जो है RTI पे आयोजित की जा रही है। कहाँ आयोजित की जा रही है, ये हमारा जो है सचिवालय केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, इसमें आयोजित की जा रही है। इसके बारे में सभी मंत्रालयों को और सभी विभागों को ये सूचना के लिए ये सरकारी पत्र लिख रहे हैं। अब ये जो एड्रेस जो था सचिवालय प्रशिक्षण, ये भारत सरकार, ये जो है
ये इसके बारे में देखो। अब इन्होंने जो है इसके बारे में ये जो है ये डिपार्टमेंट है या ये विभाग जो है ना, इसके बारे में ये लोग एक कार्यशाला जो है इसके अंदर एक आयोजन हो रहा है, तो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं देखो। महोदय, सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान में केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार विषय पर इस तारीख को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को CPIO द्वारा जाने वाले कार्यों का ज्ञान कौशल प्रदान करना, सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की सहायता करना है। 3 नंबर देखिए, कार्यालय का ब्यौरा, पात्रता मानदंड आदि अनुलग्न है ना। इसमें एक नीचे लिखा दिखाई देगा हमें, अनुलग्नक 1 में दी गई पाठ्यक्रम सूचना सीट में उपलब्ध है। इस कार्यशाला के लिए आवेदन करने हेतु नामांकन प्रपत्र जो हैं अनुलग्नक 2 पर हैं, है ना, वो कह रहे हैं वहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है। अनुरोध है कि पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन जो है हस्ताक्षर के पास जून तक अवश्य भिजवाएं। 4 देखिए, जिन अभ्यर्थियों के नामांकन इस संस्थान द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं उन्हें ही इस पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। अतः स्पष्ट किया जाता है कि संस्थान से नामांकन जो है स्वीकृत पत्र प्राप्त होने के बाद ही नामित को कार्यमुक्त किया जाएगा। है ना, ये कह रहे हैं कि जो कार्यशाला में भाग लेंगे उन्हें छुट्टी भी तो दी जाएगी ना, तो यहाँ जब जो नामांकन कर लेंगे ना उन्हें ही फिर जो है इस तरह की जो है सुविधा दी जाएगी। भवदीय लिख दिया, हस्ताक्षर कह गए, और उपनिदेशक, ये उपनिदेशक हैं कोई, और यथोपरि संलग्न जो है, ये संलग्न जो है यथोपरि, यानी यहाँ जो वो इन्होंने ये बता रहे थे ना कि फॉर्म नंबर 1, 2 है ना, अनुलग्नक जो है 1 ये रहा, इस टाइप के जो यहाँ पे अटैच हैं, इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया। तो अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि भारत सरकार का जो सचिवालय और प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान जो है RTI के बारे में 2 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है ना। और इस कार्यशाला में वो क्या कर रहा है कि जो भी मंत्रालय है उन सब जो है जो इन्होंने अपने विषय में लिखा है वो जो है सेवा में भी डाला 1-2 वहाँ ये जो है अपने पत्र को भेज रहा है कि सब लोग इस कार्यशाला में आए और लाभ उठाए। लेकिन देखिए अभी इसने जो है भारत सरकार और ये अपना लिख दिया पूरा, और दाईं साइड में इसने पता लिखा है एड्रेस यानी प्रशासनिक ब्लॉक है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पुराना प्रेस, नई दिल्ली। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो यहाँ पर व्यक्ति अपना डिस्कशन कर रहा है या भारत सरकार के बारे में जो है जो भी सूचना यहाँ पे वो बोल रहा है, कोई भी विभाग है, मंत्रालय है, वो अपना खुद का पता ही दाईं साइड में वो दिखाएगा कहाँ से जो है ये लेटर जारी हुआ है, देखो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये सूचना दे रहा है, इस पत्र में ये सूचना दे रहा है ना, अपना एड्रेस दे दिया और यहाँ पे जो है सेवा में करके, और ये विभागों को ये सूचना दे रहा है इस बात की, कार्यशाला की। फिर ये कार्यशाला के इसने पॉइंट बताए हैं, इसमें ये होगा और ये आपको करना है। और अब ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा जो है 1-2 नंबर देखो, सेवा में के बाद सभी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और विभागाध्यक्ष जो होते हैं सभी संबंध और अधीनस्थ कार्यालय में भी। तो ये हुआ इसका नमूना, और आशा करती हूँ बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ RTI का विषय लिया है, इसी तरह से आप कोई और विषय लेके, है ना, RTI की जगह आप कोई और सूचना का अधिकार या कोई और जो है चीज़ के बारे में सेमिनार का आयोजन करके ऊपर का एड्रेस आप चेंज करके इस टाइप से जो है एक पत्र आप खुद तैयार करेंगे तो आपके और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और वैसे अगर आप इसको भी तैयार कर लेंगे तो जो है आपके दिमाग में एक परफॉर्मा फीड हो जाएगा कि इस टाइप से जो है कोई विषय था और उसके बारे में ऐसा था, तो दूसरा विषय लेके आप बना सकते हैं अगर आपके एग्जाम में जो है किसी नए टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। चलो हम नमूना 2 देख लेते हैं। पत्र संख्या होगी, भारत सरकार होगी, है ना, और ये गृह मंत्रालय राजभाषा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से है, ठीक है। और फिर इसने अपना एड्रेस बता दिया कि लोधी रोड से हम बोल रहे हैं, ठीक है। पत्र संख्या लिख दी, भारत सरकार से है, गृह मंत्रालय जो है विभाग हो, राजभाषा हो गई, और इसका जो है पार्ट है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ये जो है
हो गई हैं और इसने अपना एड्रेस भी डाल दिया है। अब ये कहाँ भेज रहा है, देखो, सेवा में प्राचार्य, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज और द्वारहाट जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड भेज रहा है। ठीक है, एक बात आपको फिर से बताना चाहूँगी कि सेवा में के बाद जो कोमा लगा है, ये कोमा अगर आप लगाएंगे तो नीचे जो हमारा भवदी आएगा ना दाएं साइड में लास्ट में, वहाँ भी कोमा लगाइए। अगर यहाँ आप कोमा नहीं लगाएंगे ना सेवा में तो ये भी चलेगा, लेकिन फिर नीचे भी कोमा नहीं लगाना। और ये एक रूल है जो आज से 5 साल या 5 साल पहले जो है, अब 3 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को अभी सिलेक्ट हुए 3 ईयर हुए हैं, तो उसमें जब हम तैयारी करते थे तो हमें ये बताया कि मॉडर्न जो टेक्निक जो होती है ना पत्र लिखने की, उसमें या तो आप कोमा स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, जैसे सेवा में यहाँ से शुरू कर दीजिए, तो आपके पूरे आपके एड्रेस में और नीचे भी जो है कोमा आएगा। या फिर जो आधुनिक जो तरीका है, ये पुराना है सेवा में कोमा वाला, आधुनिक तरीका है सेवा में कोमा मत लगाइए और अपने एड्रेस में जो है कहीं भी कोमा मत लगाइए, फिर नीचे भी कोमा मत लगाइए भवदीय के बाद, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। ठीक है, विषय देखिए, विषय क्या है, विषय है सम्मेलन कक्ष व अतिथि गृह में कमरों के आरक्षण हेतु। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है प्राचार्य को कि जो सम्मेलन कक्ष है ना उस वह अतिथि गृह में कमरों का आरक्षण करवाना, कोई रिजर्वेशन कीजिए, ये बोल रहा है। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे ये सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस संस्थान द्वारा प्राज्ञ पाठ्यक्रम का पुनर्लेखन किया जा रहा है। पुनर्लेखन समिति का समन्वय इग्नू के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर VR जगन्नाथन के निर्देशन में हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन हेतु इस दिनांक को और यहाँ तक जो है आपके कॉलेज के सम्मेलन कक्ष और समिति के सदस्यों के ठहरने हेतु आपके अतिथि गृह में 5 कमरे आरक्षित करवाने हैं। और फिर बोलता है कि यदि उपयुक्त जो है दर्शाई गई तिथियों में सम्मेलन कक्ष व अतिथि गृह में 5 कमरे आरक्षित करवा सके तो यह संस्थान आपका आभारी होगा। कृपया यथाशीघ्र सूचित करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके, है ना। तो कार्रवाई जो की जा सके, कार्यवाही नहीं है। फिर भवदीय और भवदिया, अब इसने यहाँ कोमा नहीं लगाया, ऊपर लगा दिया, दैट इज़ रॉन्ग। तो उसके बाद जो है और देखिए कखग है ना, नाम निदेशक दूरभाष। अब ये देखिए पत्राचार में सामान्य पत्रों के अलावा 3 विशिष्ट पत्र हैं जो पत्र की प्राप्ति सूचना आदि के लिए लिखे जाते हैं। इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले ये ऊपर वाले को थोड़ा सा अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेटर है ये कहाँ से आया है, ये गृह मंत्रालय राजभाषा का पत्र संख्या डाला हुआ है, तो ये मिनिस्ट्री का है और CHTI का है, ये मेन जो उसके अंडर में आती है। ठीक है, हिंदी शिक्षण योजना का इसने अपना एड्रेस दे दिया। अब ये लिख रहा है उत्तराखंड अल्मोड़ा का जो है प्रिंसिपल है, उसको इसलिए लिख रहा है कि हमें जो है प्राज्ञ पुस्तक का जो है पुनर्लेखन करना है। इसके लिए हमने कुछ लोगों को आमंत्रित किया है ना, उत्तराखंड में या जहाँ ये भेज रहा है। तो इसके लिए आपसे जो है अनुरोध है कि आप 5 कमरे जो है खाली कर दीजिए या उनके लिए आरक्षित कर दीजिए, ताकि वो अधिकारी बैठ के अपना प्राज्ञ पुस्तक का पुनर्लेखन कर सके, है ना। तो इसके जो है इसके लिए उसने यहाँ पे अनुरोध किया है इससे, है ना। ये देखो ठहरने के लिए आरक्षित करवाने हैं। अब ये कह रहे हैं जल्दी से जल्दी सूचना दीजिए ताकि हम हमारे इस विषय के बारे में सोच सकें। बिल्कुल आसान, आप इसे भी याद कर सकते हैं। और यहाँ आप सम्मेलन कक्ष और अतिथि गृह में कमरों के आरक्षण हेतु की बजाय आप जो है इसका ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है तो विश्वविद्यालय में परीक्षा हेतु भी आप जो है स्थान आरक्षण या स्थान जो है सुरक्षित रखने हेतु भी यहाँ विषय बना के लिख सकते हैं, क्योंकि प्रबोध और प्राज्ञ की इनकी परीक्षाएं भी होती हैं। तो CHTI का ये जो है आप बिल्कुल ईजी, ये एड्रेस भी याद रह जाएगा। तो इस तरह से कोई दिमाग में फिट कर लीजिए। अब कह रहा है कि सरकारी पत्र में जो है 3 विशिष्ट पत्र भी होते हैं। ये जो सामान्य पत्र होते हैं जो इस प्रकार है, एक होता है इंटरिम रिप्लाई, अंतरिम उत्तर होता है, एक्नोलेजमेंट भी होता है और अनुस्मारक भी होता है। ये कह रहा है ये जो हमने ऊपर पत्र डिस्कस किया है इसमें 3 चीज़ें ये भी होती है, विशिष्ट भाग होते हैं इनके अलावा। अब जो होता है इंटरिम रिप्लाई जो होती हैं, ये अंतरिम जो है हमारा उत्तर होता है, ये है जब मंत्रालय विभाग कार्यालय को कोई पत्र प्राप्त होता है ना, तो और उसमें मांगी गई सूचना उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं हो। अब वो सोचेगा कमरे उपलब्ध है या नहीं, तो वो मीटिंग करेगा, ऐसे करेगा, तो उनके पास सूचना एकदम तो उपलब्ध नहीं है ना।
तो सूचना अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगवाने में विलंब हो रहा है, तब मंत्रालय विभाग कार्यालय संबंधित कार्यालय को पावती के रूप में अंतरिम उत्तर भेजता है। अंतरिम उत्तर का प्रारूप वही होता है जो सरकारी पत्र का होता है। इसकी भाषा भी सरल, स्पष्ट एवं कार्यालय की विशेषताओं के अनुरूप होती है। अब अंतरिम उत्तर देखते हैं। ये देखो, उन्होंने कमरे के लिए बोल तो दिया, लेकिन क्या है, थोड़ी देरी हो रही है, तब वो अंतरिम रिप्लाई के लिए देखो क्या होगा, अंतरिम नमूना। ये उसने अपना एड्रेस वापस फिर से दे दिया और अब ये लिख रहा है सेवा में निदेशक, राजभाषा विभाग और लोकनायक भवन, नई दिल्ली। विषय है हिंदी प्राध्यापकों की तैनाती की अद्यतन सूची भेजे जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त जो है विषय के संबंध में कृपया उपयुक्त विषय पर अपने दिनांक जो है 16/4/8 के पत्र संख्या का अवलोकन करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही आपको प्रेषित कर दी जाएगी। भवदीय, ठीक है। अब देखो, अंतरिम उत्तर यानी हमसे कोई उत्तर मांग रहा है, किसी मंत्रालय को कोई लेटर मिला है और हम अधिकारी हैं, है ना, तो हमसे कोई उत्तर मांग रहा है। हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि हम इसका एकदम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इसमें 10-15 दिन लग जाएंगे, तो फिर हम जो है ये अंतरिम जो है, इंटरिम जो है रिप्लाई हम देंगे उसे कि सूचना दी जाएगी, लेकिन इसका जो है थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए ये जो है इस नमूने को, आंतरिक उत्तर का नमूना जो है, इस टाइप से हम इसे अंतरिम रिप्लाई जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद आती है पावती। क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट। सबको पता है, लेकिन चलो यहाँ देख लेते हैं। जब कोई मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, अन्य कार्यालय से जो है प्राप्त पत्र पर प्राप्ति की सूचना भेजता है ना, और भेजी जाने वाली सूचना की जो पावती कहा जाता है, यह औपचारिक पत्र होता है जो पहले से रूपरेखा के रूप में विद्यमान रहता है। इसमें पत्र की संख्या व दिनांक अंकित कर भेज दिया जाता है। इसकी रूपरेखा व भाषा बिल्कुल पत्र के समान होती हैं। प्रकाशन से संबंधित अनुभाग ऐसी पावती का अधिकतम प्रयोग प्राप्त लेखों की प्राप्ति सूचना के लिए करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें जो है किसी दूसरे कार्यालय से पत्र प्राप्त होता है या मंत्रालय से, है ना, किसी अधिकारी को या कोई सूचना मिलती है, जैसे किसी ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो वहाँ से उसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, और इसी तरह से जो है किसी को अगर पत्र मिलता है तो उससे जो है एक्नॉलेजमेंट के रूप में उसे पावती जो है, उसको जो सूचना दी जाती है ना कि हमें ये भेजा गया था, ये प्राप्ति हो गई है इसकी, तो ये ही इसकी जो है पावती या एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण। सबसे पहले पत्र संख्या होती है और पश्चिम खंड है और रामाकृष्णपुर RK पुरम का ऑफिस है ये। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कह रहा है सेवा में श्री जो भी हैं, प्राप्ति सूचना, है ना, कोई चीज़। प्रिय महोदय, आपका लेख शीर्षक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। लेख की उपयोगिता से आपको यथासंभव अवगत करा दिया जाएगा, कृपया पत्राचार न करें। अब ये कहते हैं कि आपका लेख, जैसे कोई भी छपाने वाला कोई भी होता है तो वो इसे सूचित करता है कि आपका लेख हमें मिल गया है, ये उसका शीर्षक था, और इसके ये कितना उपयोगी है ना। हम इसे अपने मैगजीन में छापेंगे नहीं छापेंगे ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, और आप है ना बार बार हमें पत्राचार ना करें, हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है। तो जो अपनी कोई आर्टिकल वगैरह या कोई चीज़ भेज रहा है वो भी संतुष्ट हो जाता है कि मेरी चीज़ वहाँ पे पहुँच गई है। और अगर हमें ऐसी सूचना नहीं मिलती, नहीं दी जाती, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हमारी जो चीज़ है वो उस कार्यालय में गई है या नहीं है ना। इसलिए एक्नॉलेजमेंट होता है। एक होता है अनुस्मारक, जो होता है रिमाइंडर। इसमें क्या होता है कि कोई पत्र अगर हमने पहले किसी को भेजा है लेकिन हमें अभी तक सूचना नहीं मिली है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसकी सूचना प्राप्ति के लिए फिर से जो है अनुस्मारक लिखेंगे, उसको रिमाइंड करवाएंगे रिमाइंडर के थ्रू। देखो, जब किसी मामले में कार्यवाही है, तुम मंत्रालय, विभाग, कार्यालय पत्र किसी जो है अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को भेजता है तो उस पर कार्यवाही की अपेक्षा होती है ना कि भाई इस पर कोई कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब संबंधित मंत्रालय जो है, विभाग, कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है। मैंने अभी बताया वही है, ध्यान आकर्षण करने के लिए कि क्या हो रहा है, हमारा जवाब अभी तक क्यों नहीं आया है। और इसकी भाषा भी सरल सुस्पष्ट होनी चाहिए। देखो, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पत्र संख्या होगी
भारत सरकार मंत्रालय विभाग कार्यालय, ठीक है। और सेम ही परफॉर्मा चल रहा है, और वो ही जो है दाईं साइड में पता होगा, दिनांक होगी, और यहाँ जो है सेवा में किसको हम लिख रहे हैं, उसका पदनाम और पता, विषय और संदर्भ। इसमें देखिए संदर्भ जो होता है वो लिखा जाता है, बाकी में नहीं। क्यों लिखा जाता है संदर्भ इसमें? क्योंकि हमें हमारा पूर्व पत्र जो होता है ना, उसका हमें पत्र संख्या के द्वारा या कि किस संदर्भ में वो था वो हमें यहाँ बताना होता है, क्योंकि हम उन्हें रिमाइंड करवा रही है ना, इसीलिए जो है यहाँ पे ये ऐड किया गया है। फिर हम बोलते हैं महोदय महोदया, और फिर हम यहाँ लिख देंगे एक लाइन में कि जो है इतनी तारीख को इतनी दिनांक को हमने जो है आपसे ये सूचना मांगी थी, या आपसे इस बारे में जो है पत्राचार किया था, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। तो है इसके बाद हम भवदिया और हस्ताक्षर, नाम और पदनाम लिख देंगे। अब जब भी अपने एग्ज़ाम में जाते हैं तो प्लीज़ ये जो कख अगर लिखा होता है इसी को ही आपको वहाँ लिख के आना है। आप जो है च छ जय जो भी आपकी मर्जी होती है, हिंदी में जो हमारी वर्णमाला है उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए अनुस्मारक जो होता है उसके लिए कुछ याद करने योग्य बातें क्या है। नंबर 1 देखिए, समण पत्र या अनुस्मारक में पत्र की समानता तो होती है, किंतु इसमें ऊपर दाईं तरफ अनुस्मारक तथा दूसरे अनुस्मारक में अनुस्मारक 2 लिखते हैं। समण पत्र अनुस्मारक में विषय के बाद संदर्भ लिखना अनिवार्य है, जो मैं अभी बता के गई थी, ठीक है। और सरकारी पत्र के क्लेवर में अधिक प्रयोग में आने वाले वाक्य देखिए, उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक है ना और के पत्र संख्या के संदर्भ में मुझे यह कहने सूचित करने का निर्देश हुआ है, अनुदेश हुआ है ना। और इस कार्यालय में दिनांक के जो है समसंख्यक जो है पत्र में मांगी गई सूचना शीघ्र भेजें। ये कह रहा है इस तरह की भाषा जो है अगर हम अनुस्मारक लिखते हैं तो हमें यूज करनी होती है। और 4 नंबर भी आपके दिनांक के हमें निर्देश हुआ है सूचित करने के बारे में। इस मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय ने दिनांक जो है के समसंख्यक नोट द्वारा अपनी सहमति दे दी है। और 6 में श्री जो है का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए, किंतु उन्हें 1 महीने बाद कार्य मुक्त किया जाए, इस तरह की जो है। और 7 नंबर देखिए, इतनी तारीख को दिनांक को दूरभाष पर हुई बातचीत की पुष्टि में मुझे यह कहना है कि, फिर आगे आप जो कहना चाहें। और ये कह रहा है कि अगर अलग अलग नमूने में आप जो लिखते हैं ना तो इस टाइप से लिखें, आपको समझा रहे हैं। शब्दावली देखिए, सहायक जो है शब्दावली है कि अगर हम अनुस्मारक लिखते हैं तो क्या क्या किस तरह की शब्दावली प्रयोग होती हैं। जैसे ना अनुदेश हुआ, निर्देश हुआ, कार्यवाही हुई, महोदय, पदनाम, विषय, संदर्भ, हम देखा है ना, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, एक्शन, सर, महोदय सर है ना, और पदनाम डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट विषय हो गया, और संदर्भ रेफरेंस किस रेफरेंस में, समसंख्यक इवन नंबर, कर्मचारी चेंज होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन, इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो है ये कुछ वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं जो यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। आयोग कमीशन होता है, अनुक्रम जो है कंटिन्यूएशन यानी कंटिन्यू के अंदर जो है क्रम होना चाहिए 1 2 3, कार्यालय आदेश, और सर्कुलर जो होता है वो परिपत्र होता है। राजभाषा विभाग जो है हिंदी की कक्षाओं के गठन के लिए जो सर्कुलर हम लोग आपके कार्यालयों में लेके जाते हैं वो परिपत्र होता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसे हम सर्कुलर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, इसे हम देखेंगे हमारी अगली कक्षा में, और आशा करती हूँ कि बिल्कुल ही इजी रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से यानी आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और एक बेल आइकन है जिसे प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और रेड बटन सब्सक्राइब का है जिसे सब्सक्राइब करने से और सिर्फ नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, और मिल भी जाएगा। अनसब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, है ना। तो जैसे ही हम कक्षा हमारी ऑफ होती है और हम नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाते हैं, एग्ज़ाम के टाइम हम संपर्क करते हैं तो कोई ना कोई वीडियो डाल देते हैं सूचना के बारे में, क्योंकि अलग अलग जो है ऑफिस के अंदर अलग अलग अधिकारी से कांटेक्ट ना करना पड़े और मुश्किल भी हो जाता है। तो इस टाइप से जो है वो नोटिफिकेशन आपके उस टाइम का काम आएगा, और वो सब्सक्राइब किया हुआ बटन उस टाइम काम आएगा। ओके, मिलते हैं अगली कक्षा में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।